Hello everyone, welcome back to another video. This is Nilofer Nile and this is video number 18 from the chapter Principles of Inheritance and Variation. So guys, आज की क्लास में हम अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फर्दर, जिसका नाम क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जैसे कि लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस करा था, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज़ एक बार गो थ्रू हो जाइए सो डैट यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट टुडेज टॉपिक। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज की क्लास में हम सिर्फ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे, या फिर क्रोमोसोमल एब्रेशन बोल लीजिए। ठीक है, इसके भी दो टाइप है, एनीप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। ये टर्म बहुत बार सुनने को मिलती है जेनेटिक सब्जेक्ट में। इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सो डैट यू गेट मोर वीडियोज़। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। जैसे कि ह्यूमन है हम, ठीक है, सेम ही स्पीशीज़ है, होमो सेपियन, है ना। स्पीशीज़ तो सेम ही लगाते हैं, स्पीशीज़ तक की सेम है, लेकिन हम में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस क्यों हैं? कभी आपने सोचा है कि हेयर्स कलर भी सबके अलग अलग होते हैं, किसी के कर्ली, किसी के वेवी। स्किन कलर में भी इतनी ज़्यादा हमें वेरिएशन देखने को मिलती है, टोन में चेंज होता है, किसी का डार्क, किसी का लाइट, है ना। हाइट में इतने ज़्यादा, मतलब सगे बहन भाई भी नहीं मिलते, वो भी एक दूसरे से उनकी पसंद नापसंद, इमोशंस तक के डिफरेंट होते हैं। तो ये डिफरेंसेस आते क्यों हैं? ठीक है तो स्पीशीज सेम ही, फिर भी हम में इतने चेंजेस क्यों होते हैं? ये जीन्स की वजह से होते हैं, जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम में। ये देखिए, ये ह्यूमन के क्रोमोसोम का पूरा प्रोफाइल है। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये 1 से लेके 23 तक है। ठीक है, 23rd वाला क्रोमोसोम डिफरेंट होता है बस मेल और फीमेल के चक्कर में। अगर फीमेल है तो उसमें XX वाला पेयर होगा, और मेल है तो उसमें XY वाला पेयर होगा। ठीक है, ये तो था क्रोमोसोम का पूरा DNA का प्रोफाइल ह्यूमन का। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, 1 से लेके 23 के हर क्रोमोसोम आपको किस में दिख रहे होंगे? पेयर में दिख रहे होंगे, है ना। 2 के सेट्स दिख रहे हैं 23 क्रोमोसोम के। टोटल देखा जाए तो 46 है। टोटल क्रोमोसोम कितने ह्यूमन के अंदर? 46। और आपसे पूछा ना कितने पेयर प्रेजेंट है, तब आपको क्या आंसर करना है? 23 पेयर ऑफ 23 क्रोमोसोम। ये जो सेट है इसे बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? प्लॉइडी नंबर बोलते हैं। अब ह्यूमन के अंदर ये 2 के सेट में प्रेजेंट है, तो ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म कहलाएगा? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड की देखिए टर्म ही डिपिक्ट कर रही है, उसका नंबर डाई मीन्स 2। तो हम कैसे ऑर्गेनिज्म है? अगर आपसे कोई पूछे क्रोमोसोम के उसमें कैरियोटाइप के रेस्पेक्ट में कि आप क्या है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, टेट्रोप्लॉइड है, तो आपको क्या आंसर करना है? हम डिप्लॉइड है। कैसे ऑर्गेनिज्म है? हम डिप्लॉइड। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? 2n से। ठीक है, 2 मतलब सेट बता रहा है, n जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम बता रहा है। ठीक है, और 2 बता रहा है प्लॉइडी लेवल। ठीक है, 2 के सेट है। जैसे कि आप एक छोटी सी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। मैंने 2n बोला, n क्या डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, है ना। और 2 क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लॉइडी लेवल। जैसे यहाँ 2 तो रहेगा, कितने क्रोमोसोम थे हमारे पास? 23। 2 की मल्टीप्लाई 23 से करी तो टोटल क्रोमोसोम कितने आ गए? 46। क्लियर है आपको? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो आप ये समझिए कि हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। ठीक है, आता कैसे ये डिप्लॉइड मतलब, और गैमेट्स कैसे बनता देखते हैं। देखिए, जो मदर है ना वो भी डिप्लॉइड है, मतलब 2n। ठीक है, 46 क्रोमोसोम है 23 के पेयर्स में मदर के पास। फादर है, उनके पास भी, वो भी डिप्लॉइड है, 46 क्रोमोसोम है उनके पास 23 के पेयर्स में। ठीक है, यानी ये भी 2n है और फादर भी 2n है, मदर और फादर दोनों 2n है। लेकिन जब भी गैमेट सेल्स बनती है ना, गैमेट सेल्स, उससे बनने से पहले क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। कौन सा? किसकी हेल्प से? मियोसिस की हेल्प से, जिसकी वजह से 2n से जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? n। ठीक है, यहाँ 46 थे, यहाँ पर क्या हो गए? 23। हाफ में डिवाइड हो गए ना, वो हाफ कंटेंट ही देते हैं अपना, मदर भी और फादर भी। फादर के पास भी 46 थे, लेकिन अब गैमेट सेल्स में कितने आ रहे हैं? आधे आ रहे हैं बस, यानी कि 23। ठीक है, मियोसिस जो है गैमेट सेल्स बनने से पहले बहुत ज़रूरी है, ताकि 2n से n बन जाए। अब 23 फीमेल गैमेट के पास भी है, 23 मेल गैमेट के पास भी है, दोनों का फ्यूजन हुआ, वापस से क्या हो गया? ये 2n ज़ाइगोट। ठीक है, टोटल क्रोमोसोम के नंबर क्या है? वही 46, 23 के पेयर्स में। बाद में माइटोसिस हुआ, माइटोसिस मतलब रिपीटेड डिवीज़न, और उसके बाद ये एम्ब्रियो बन गया। ये जो है बहुत नॉर्मल सा मतलब माना जाता है प्रोसीजर। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। कभी सोचा है आपने, कभी कोई एरर आ गया, गलती से कुछ हो गया, तो फिर क्या होगा?
जैसे मान लीजिए फीमेल के गैमेट में आ गई एबनॉर्मेलिटी, है ना, मियोसिस में एरर आ जाते हैं। जैसे ये 46 का 23 की सेल्स में डिवाइड होना था ना, ये 22 और 24 में डिवाइड हो गया, है ना, 22 उधर बन गया, 24 उधर आ गया। अब ये 24 वाला जो एबनॉर्मल गैमेट था, ये जो नॉर्मल मेल था ना गैमेट 23 क्रोमोसोम वाला और 24 वाला आपस में कैसे हो गया, फ्यूज़। जो जाइगोट है उसके पास अब की बार 46 की बजाय कितने आ गए, 47 आ गए। होना क्या चाहिए था यहाँ पे 23, लेकिन आ गया क्या अब यहाँ पे 24 वाला 23 के साथ फ्यूज़ होके 47 क्रोमोसोम यहाँ आ गए, जिसकी वजह से जो बेबी है वो भी एफ्लिक्टेड होगा, उस पर भी एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। किसकी वजह से, गैमेट्स के एरर की वजह से, ठीक है। बार मेल में भी हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से या तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। नॉर्मली 46 होने चाहिए एम्ब्रियो के अंदर, अगर क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी आ गई ना तो ये 47 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है ये एरर पे। ओके, जब भी कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी आ जाए, ठीक है, जब एबनॉर्मल एग और स्पर्म फ्यूज़ हो जाए नॉर्मल वाले एग और स्पर्म से, ठीक है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम के नंबर 46 ना रहे, या तो वो बढ़ जाए या घट जाए, इसे हम क्या बोलते हैं, एनीप्लॉइडी। क्लियर है आपको, बहुत सिंपल है, क्रोमोसोम नंबर का बढ़ जाना या घट जाना। यहाँ पर मैंने बढ़ जाने का एग्जांपल लिया तो उसका मतलब यही मत समझ लेना कि हर बार क्रोमोसोम बढ़ भी सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है 22 वाला इधर आ जाए और 23 वाले के साथ फ्यूज़ करके 45 क्रोमोसोम भी दे सकता है। ये भी एबनॉर्मेलिटी है, ना तो 47 नॉर्मल है ना 45 नॉर्मल है, जो नॉर्मल नंबर कितना है 46 होना चाहिए। ओके, इसे हम बोलते हैं एनीप्लॉइडी। एनीप्लॉइडी में होता क्या है, देखिए, जब 2n का सेट है ना, मैंने बोला था ना ह्यूमन कैसा है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, जब एक क्रोमोसोम कम हो जाए ना तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोसोमिक, ठीक है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पूरा जो सेट है, बाकी सब क्रोमोसोम तो नॉर्मल है लेकिन एक कम हो गया तो 2n-1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक एक्स्ट्रा आ जाए क्रोमोसोम, ठीक है, तो क्या हो जाती है, फिर ट्राइसोमी हो जाती है, उसे ट्राइसोमिक बोलते हैं। 2n बाकी क्रोमोसोम तो सेट है लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया तो उसे +1 से 2n+1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो था एनीप्लॉइडी के बारे में, ठीक है, जो क्रोमोसोम एब्रेशन का एक टाइप था, ठीक है, यही समझाया ना मैंने आपको। जरा एक बार आप दोबारा से रिकैप करिए। जैसे यहाँ पे 4 क्रोमोसोम है 2-2 के पेयर में, ओके। अब सेकंड वाले क्रोमोसोम को देखिए ज़रा, यहाँ पे तो 2 के सेट में, यहाँ पर ये अपनी ट्रिपल फॉर्म में प्रेजेंट हो गया और यहाँ पर क्या हो गई फिर ट्राइसोमी, है ना। इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2n+1 से ट्राइसोमी हो गई, ठीक है, तो बढ़ गया। यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, चलो, जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाला क्रोमोसोम है, यहाँ अपनी सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ तो 2 के सेट में, यहाँ सिंगल में आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गई, मोनोसोमी, ठीक है, एक कम हो गया 2n-1। तो इन सबको क्रोमोसोम का बढ़ जाना या घट जाना क्या कहलाता है, एनीप्लॉइडी। क्लियर है आपको यहाँ तक। अब इसे एनीप्लॉइडी बोलते हैं, तो पॉलीप्लॉइडी क्या है, पॉलीप्लॉइडी समझते हैं। पॉलीप्लॉइडी में जो है सारे क्रोमोसोम के सेट में हो जाता है चेंज। जैसे यहाँ 2-2 के पेयर में था ना, अब ये सारा एक बढ़ गया, 3-3-3 ट्रिपल की फॉर्म में प्रेजेंट हो गए, 2n से मतलब 3n हो गया, है ना, इसे बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। 3n भी हो सकता है, 4-4 के सेट में भी बढ़ सकता है, 4-4 के सेट में बढ़ जाए तो उसे 4n बोलेंगे, 5-5 के सेट में बढ़ जाए तो 5n 6n, इस तरह से सो ऑन, ठीक है। 3n मतलब ट्रिप्लॉइड, 4n मतलब टेट्राप्लॉइड, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जब सारे सेट में चेंज आ जाए, सारे सेट के क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाए, उसे हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। या फिर एनीप्लॉइडी किसे बोलते हैं, जब किसी एक क्रोमोसोम का बढ़ जाना या घट जाना, उसे एनीप्लॉइडी कहते हैं। ये एनीप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी होती किसकी वजह से, कभी सोचा है आपने। ये जो मियोसिस होता है ना, एक बार ज़रा उसे रिकॉल कर लीजिए। मियोसिस की स्टेजेस रिकॉल कीजिए। सबसे पहली स्टेज क्या होती है, इंटरफेस। इंटरफेस में होता क्या है, डीएनए का जो कंटेंट होता है वो हो जाता है डबल, ठीक है, डुप्लीकेट हो जाता है, सेंट्रोसोम वगैरह ये सब बनने लगते हैं। प्रोफेज में क्रोमोसोम हल्के हल्के से नज़र आने लगते हैं, ठीक है, ये अरेंज होने लगते हैं, माइटोमियोटिक स्पिंडल एक दूसरे पे अपोल। मेटाफेज स्टेज में एक वेटर पोल बन जाता है, जहाँ पे सारे क्रोमोसोम हो जाते हैं अलाइन, ठीक है, एक ही लाइन पे। एनाफेज में ये जो है सेपरेट हो जाते हैं, हाफ क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे, हाफ इधर चले जाएंगे, ठीक है, स्प्लिट आउट हो जाते हैं। टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है दोबारा से, ठीक है, 2 बन गए ना ये, और फाइनली साइटोकाइनेस में पिंच ऑफ होकर 2 सेल बन जाती है। मियोसिस 2 में क्या होता है, फिर दोबारा से प्रोफेज स्टेज आएगी, क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। मेटाफेज में एक इक्वेटर पोल पे अलाइन करेंगे, एनाफेज में फिर से स्प्लिट आउट होंगे, अपोजिट पोल पे मूव कर जाएंगे ये। टीलोफेज में फिर दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी और 4 सेल अल्टीमेटली बन जाएगी। ये होता है गैमेट सेल्स में।
एक सेल से कितनी सेल्स बन रही हैं, 4 गैमेट सेल्स बनती है। जो कंटेंट है पेरेंट्स का वो हाफ हो जाता है जेनेटिक मटेरियल, यहाँ 2n तो यहाँ कितना हो जाता है, nn हो जाता है। ये मैंने आपको ज़रा छोटा सा रिकॉल कराया है म्यूसिस के बारे में, ताकि आपको समझ में आए कि एरर क्या कि किस वजह से ये एनीप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी होती है। देखिए एनीप्लॉइडी में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेटाफेज में अलाइन हो जाते हैं एक प्लेट पे, ठीक है, लेकिन कभी हर बार नॉर्मल नहीं होता। एनाफेज में मैंने बताया था ना, अपोजिट पोल पे मूव करते हैं। यहाँ पे ब्लू वाले और ग्रीन वाले क्रोमोसोम को देखिए ज़रा, आधे इधर स्प्लिट आउट हो गए और आधे इधर चले गए, ठीक है, प्रॉपर डिसजंक्शन हुआ है, प्रॉपरली मूव गए अपोजिट पोल पे। लेकिन रेड वाला जो क्रोमोसोम है ना, उसका डिसजंक्शन प्रॉपर नहीं हुआ, पूरा का पूरा एक ही पोल पे चला गया और यहाँ कुछ मिला ही नहीं, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, ऐसे ही तो 2 सेल में नहीं, ठीक है, इस वाले के पास जो है क्रोमोसोम है ही नहीं, ये वाला गायब, 0, और यहाँ पे अपनी डबल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये दोनों अल्टीमेटली एबनॉर्मल सेल बनाएंगे, मतलब एबनॉर्मल गैमेट्स बनाएंगे, और नॉर्मल वाले के साथ फ्यूज़ करके क्या कर देंगे, एनीप्लॉइडी, ठीक है। जो ये एनीप्लॉइडी है, इसका मेन रीज़न क्या है, एनाफेज स्टेज में प्रॉपर डिसजंक्शन नहीं हो पाता, मतलब सेपरेशन नहीं हो पाता, इनका नॉन सेपरेशन हो जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम का, इस वजह से एनीप्लॉइडी हो जाती है। रीज़न समझ में आया आपको। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, जो पेरेंटल सेल है ना, गैमेट सेल, मियोसिस तो होता है, सारी स्टेजेस होती है, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज। साइटोकाइनेसिस नहीं होता। साइटोकाइनेसिस क्या करता है, एक सेल को 2 सेल में डिवाइड करता है ना, पिंच ऑफ करके, तो वो सब अंदर प्रोसीजर चल रहा होता है। अगर ये 2n है तो ये भी 2n ही रहेगा, ये भी 2n ही रहेगा, और ये दोनों आपस में 2n फ्यूज़ करके 4n बना देंगे, टेट्राप्लॉइड। क्या इसका प्लॉइडी लेवल मिल रहा है अपने पेरेंट से, बिल्कुल भी नहीं, अलग हो गया कैरियोटाइप। यहाँ पर पेरेंट 2n के थे और यहाँ पे जो जाइगोट आ रहा है वो 4n का आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि एरर आ गया साइटोकाइनेसिस में, सेपरेट ही नहीं हुए वो सेल। साइटोकाइनेसिस में पिंच ऑफ होते थे ना, ये एक ही सेल बनी रही, यहाँ से आगे फर्दर मूव ही नहीं करी, ठीक है, यहीं पर ही स्टॉप हो गई। इस वजह से क्या है, पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। पॉलीप्लॉइडी अकर्स ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज 1, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का सेट पूरा इंक्रीज हो जाता है और वो जो जीनोम है वो 2 से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी। तो रीज़न समझ में आया आपको, एनीप्लॉइडी किस वजह से होती है और पॉलीप्लॉइडी किस वजह से होती है। एनीप्लॉइडी नॉन डिसजंक्शन की वजह से होती है, ठीक है, और पॉलीप्लॉइडी फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस की वजह से होती है, ओके। एनीप्लॉइडी की वजह से बहुत खतरनाक डिसीज़ होती है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, बहुत नाम भी सुना होगा आपने, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। जो नॉर्मल क्रोमोसोम है ना वो 46 होते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिसमें से जो 44 है ना, स्टार्टिंग की जो 22 क्रोमोसोम पेयर है वो ऑटोसोम है, और 23rd वाला पेयर यानी कि 45 46 सेक्स क्रोमोसोम है। अगर फीमेल है तो XS होगा और मेल है तो XY होगा, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, वैसे डिटेल में इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। डाउन सिंड्रोम को हम 21st ट्राइसोमी भी बोलते हैं। क्यों, जो 21st वाला क्रोमोसोम है ना, देखिए हर क्रोमोसोम अपनी डबल फॉर्म में, लेकिन 21st वाला क्रोमोसोम किस में, अपनी ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर हो गई ट्राइसोमी, जिसकी वजह से जो ऑटोसोम के नंबर थे ना 44, हो यहाँ पर क्या हो गया 45, ये 45 हो गए, ठीक है, 46 47, टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए 47। यहाँ आ गया एरर, जिसकी वजह से ये डिसीज़ हो जाती है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम वाले मेंटली रिटार्डेड होते हैं थोड़े से, और स्टेराइल भी होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सिम्टम हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट जो है एनीप्लॉइडी का एग्जाम्पल ह्यूमन के अंदर, वो क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम है। इसमें 47 क्रोमोसोम होते हैं इसमें भी, लेकिन इस बार जो है ऑटोसोम के नंबर तो देखिए सही है, 44 ही है, ऑटोसोम है, नॉर्मली ये रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर XY होना चाहिए था, कि एक्स्ट्रा X आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर एरर आ गया, सेक्स क्रोमोसोम के पेयर में XY होना चाहिए था, एक एक्स्ट्रा X आ जाता है, जिसकी वजह से मेल में हो जाती है एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पर एक क्रोमोसोम कम होता है, XX होना चाहिए था, एक ही X होता है, दूसरा होता ही नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से टर्नर सिंड्रोम हो जाता है उन्हें। इन तीनों डिसीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले, सो परेशान मत होइएगा, ठीक है। ये तो था एनीप्लॉइडी के एग्जाम्पल ह्यूमन के अंदर, कि एनीप्लॉइडी होने से ह्यूमन के अंदर क्या क्या डिसीज़ हो जाती हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए, एक ज़रा सा क्रोमोसोम बढ़ गया या कम हो गया, उसकी वजह से इतने ज़्यादा भयंकर चेंजेस आते हैं ह्यूमन के अंदर। पॉलीप्लॉइडी पूरा सेट इंक्रीज़ होने पे कितना ज़्यादा चेंजेस आएगा। तो पॉलीप्लॉइडी होती ही नहीं है, मतलब लीथल है, नेचर अलाउ नहीं करता
पॉलीप्लॉइडी ह्यूमन के अंदर, ठीक है। तो ह्यूमंस के अंदर पॉलीप्लॉइडी देखने को नहीं मिलती। पॉलीप्लॉइडी जो है प्लांट्स के अंदर बहुत देखने को मिलती है, जैसे वाटरमेलन, बनाना, ये ट्रिप्लॉइड है, ठीक है। पीनट्स वगैरह, ब्लैकबेरीज ये टेट्राप्लॉइड है, वीट हेक्साप्लॉइड है, स्वीट पोटैटो, स्ट्रॉबेरी ऑक्टोप्लॉइड है, ठीक है। और ये फ़ायदेमंद भी है पॉलीप्लॉइडी, क्यों? जितना ज़्यादा उनका वो डीएनए कंटेंट होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने को बोलेंगे। इसी तरह से जो हमें फ्रूट है वो बड़े बड़े साइज़ के मिलते हैं ना, ठीक है। गेहूँ के दाने भी कितने अच्छे हो गए हैं आजकल, कलर इतना प्यारा उनका है ना, ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है, तो पॉलीप्लॉइडी की वजह से ही मिलता है। साइंटिस्ट जो है आर्टिफिशियली इंड्यूस भी करते हैं प्लांट्स के अंदर ताकि हमें प्रोडक्ट ज़्यादा मिले। तो ये बहुत नॉर्मल है पॉलीप्लॉइडी का प्लांट्स के अंदर हो जाना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज की क्लास में एनीप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। आज हमने क्या क्या डिस्कस करा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमने आपको बताया सबसे पहले कि भी एब्सेंस कम हो जाना या बढ़ जाना, एबनॉर्मल अरेंजमेंट को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। एनीप्लॉइडी मतलब सेल साइकिल में डिफेक्ट, ठीक है। क्रोमेटिड्स नहीं हो पाते सेपरेट एनाफेज स्टेज में, जिसकी वजह से एनीप्लॉइडी हो जाती है। पॉलीप्लॉइडी में साइटोकाइनेसिस में एरर, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा होल सेट बढ़ जाता है जीनोम का ऑर्गेनिज्म में। ये हमने आज की क्लास में डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ you are a new visitor, Nilofer Nail. Thank you so much for watching once again. See you. Tata, bye bye. Take care. Have a nice day.